हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 60 कवर करेंगे जो कि यूपीपीसीएस एंड आरओएआरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? ऑप्शन है रबी और खरीफ, खरीफ और जायद, केवल रबी या फिर केवल खरीफ। करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल रबी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा रबी फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है सबसे बड़ा पहले बताना है, सबसे छोटा बाद में। गुजरात और सिक्किम, राजस्थान और गोवा, उत्तर प्रदेश और गोवा, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है राजस्थान है और सेकंड छोटा गोवा है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है जबकि सबसे छोटा राज्य गोवा है। थर्ड क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, फोर्थ देखते हैं। पूर्वी घाट का विस्तार है महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक, या फिर गंगा के डेल्टाई मैदान से कावेरी नदी के डेल्टाई मैदान तक, या फिर महानदी घाटी से कार्डामम पहाड़ियों तक, या फिर सुवर्ण रेखा नदी से जावेदी पहाड़ी तक। करेक्ट आंसर जो है महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। ओके, नेक्स्ट है, मैंग्रोव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। सेकंड स्टेटमेंट है, मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। सो ऑप्शंस वही हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या फिर ना तो एक और ना ही दो। एक्चुअली जो करेक्ट आंसर है वो मैंग्रोव से संबंधित, मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में ज्वार भाटा, जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वनस्पति मानी जाती है। सेकंड, मैंग्रोव की जो पौधों की जड़ें होती हैं वह पानी में डूबी हुई होती हैं। ये चीज़ सच है क्योंकि पानी में डूबी हुई होती हैं और इस बहुत घने होते हैं ये जो मैंग्रोव होते हैं। ठीक है, जड़ें इस तरीके से पानी में डूबी हुई होती हैं और ये पेड़ भी काफ़ी ज़्यादा नीचे तक इस तरीके से आए हुए होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी हुई रहती हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में, आंसर दिख गया, हाल ही में संयुक्त विशेष बल अभ्यास जिसका नाम है खंजर का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? ऑप्शन हैं भारत और बांग्लादेश, भारत और अफ़गानिस्तान, भारत और किर्गिस्तान, या फिर भारत और श्रीलंका। एक्चुअली ये जो अभ्यास है यानी जिसका नाम है खंजर, यह अभ्यास ऑर्गेनाइज हुआ है भारत और किर्गिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में 8वें भारत किर्गिज़ संयुक्त विशेष बल अभ्यास जिसका नाम है खंजर का उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ है। गाइस प्लीज़ इसको याद रखिएगा कि कहाँ पर हुआ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? ऑप्शंस हैं महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, विराट कोहली, या फिर सुरेश रैना। ठीक है, तो ये जो आत्मकथा है सुरेश रैना की है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी नामक पुस्तक सुरेश रैना की आत्मकथा है और यह मई 2021 के
2021 में रिलीज़ के लिए तैयार है। यह पुस्तक रैना और खेल लेखक भरत सुंदरसन द्वारा सह लिखित है। तो ये वाला फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है कि किसके द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है जिसका आंसर फिर से दिख गया है, किस देश ने अपनी नई डिजिटल मुद्रा को बिटकॉइन नाम दिया है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, ब्रिटेन। सो करेक्ट आंसर इज ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ब्रिटिश प्राधिकारियों ने एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। इस नई डिजिटल मुद्रा को बिटकॉइन नाम दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ओके, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता लोकसभा का कार्यकाल। सेकंड है एक बार में 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। थर्ड है आपातकाल की घोषणा के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल वाला चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, तीनों ही आपातकाल के बारे में, तो आपको वो देख लेना चाहिए। ठीक है, जो कि जीएस की प्लेलिस्ट है उसमें डला हुआ है। आपातकाल की घोषणा के समय एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। ठीक है, देखिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि आपातकाल की घोषणा के समय एक बार में केवल 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपातकाल की घोषणा के समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु आपातकाल समाप्त होने के बाद क्या होगा। समाप्त होने के बाद इसका विस्तार 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना आप, जब आपातकाल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद 6 माह तक तो बढ़ सकता है, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या फिर 24 मार्च। सो करेक्ट आंसर इज 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस। ओके, पृथ्वी दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 2021 की थीम जो है वो है रिस्टोर आवर अर्थ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ थीम याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं। ऑप्शन है हाँ, नहीं, हाँ किंतु केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, हाँ किंतु केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से। तो बताइए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लग रहा है। देखिए एक्चुअली उनको कोई राइट नहीं होता है ऋण लेने का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं या नहीं। बिल्कुल नहीं। संविधान के अनुच्छेद 293 में राज्य द्वारा उधार लेने के संबंध में प्रावधान किया गया है। भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे प्राप्त नहीं कर सकते। राज्य द्वारा विदेशी ऋण भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। समझ गए। अब वहाँ सिर्फ एक वर्ड लगा दिया गया, वो वर्ड क्या था, सीधे, इस वजह से वो गलत हो गया। ठीक है, तो एक एक वर्ड से आंसर गलत हो सकते हैं, स्टेटमेंट में ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में कौन माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। जिसके ऑप्शंस हैं सरोज सिंह, प्रियंका मोहिते, आनंदी स्वरूप या फिर पूजा सारस्वत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो है प्रियंका मोहिते। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते ने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर फतह हासिल की है, जो यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं। इम्पॉर्टेंट है, पहली हैं इसलिए। हाल ही में कौन 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऑप्शन है प्रतीक बजाज, अलख रमन्ना, कपिल भंसाली,
या फिर अर्जुन कल्याण? सो करेक्ट आंसर इज अर्जुन कल्याण, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। 68वें हैं, ये याद रखना है। उन्होंने सर्बिया में ड्रैगन कोसिक को हारने के बाद यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या फिर अधिकारी संवैधानिक है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग या फिर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। इनमें से कौन सा संवैधानिक है, यानी कि जिसका संविधान में प्रावधान किया गया है उस कमीशन का? सो करेक्ट आंसर क्या है ये बताना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ऑप्शन नंबर, एक सेकंड नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। 1 2 3 दे रखे हैं, तो ये तभी तो मैं कहूँ एक से अधिक हो सकता है। हाँ, ऑप्शंस देखते हैं। केवल 3 और 2, केवल 1 2 और 3, केवल 1 2 और 4, केवल मतलब कि सारे ही 1 2 3 4, यानी कि चारों ही जो है वह संवैधानिक हैं। बताइए करेक्ट आंसर क्या लगता है आपको? देखिए एक्चुअली इसमें से जो संवैधानिक आयोग हैं, एक तो है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नहीं है। तो फिर कौन सा है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। 1 2 एंड 4 होना चाहिए। उपयुक्त में से कथन 3 सही नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक वैधानिक या फिर सांविधिक आयोग है, न कि संवैधानिक। नेक्स्ट है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है रावी, झेलम, चेनाब या फिर सिंधु। करेक्ट आंसर इज चेनाब, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू व कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में चेनाब नदी पर स्थापित है। प्लीज़ याद रखिएगा कि कहाँ पर है। ठीक है, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके इंद्र, वरुण, पशुपति या फिर मित्र। किसकी स्तुति संग्रहित नहीं है गाइस? सो करेक्ट आंसर है पशुपति की, ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वरुण और मित्र आदि देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहित हैं। पशुपति को हड़प्पा काल का मुख्य देवता माना गया है, न कि ऋग्वैदिक काल का। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। अतः ऋग्वेद में पशुपति की स्तुति का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, किस किस की स्तुति का वर्णन मिलता है? अग्नि, इंद्र, वरुण और मित्र। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? ये बताना है आपको कि क्या बनाती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन या फिर एमिनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन व कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान है? राजस्व घाटा, आय व्यय घाटा, राजकोषीय घाटा या फिर प्राथमिक घाटा। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, आंसर है आपका राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान राजकोषीय घाटे का होता है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा होता क्या है? देखिए, कोई भी वित्त वर्ष है उसमें आय और व्यय के बीच में सरकार का जो वित्त होता है उसके आय और व्यय में जो डिफरेंस होता है उसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। कई बार बता चुकी हूँ वैसे तो, फिर बता दिया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में हाल ही में राज्य गुण महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं कानपुर, सहारनपुर, मेरठ या फिर लखनऊ। करेक्ट आंसर जो है लखनऊ में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य के गन्ना विकास विभाग द्वारा, अच्छा किस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है ये भी याद रखिएगा, ठीक है, राज्य गुड़ महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक पंडित राजन मिश्र का निधन हो गया है, यह किस घराने से संबंधित थे? ऑप्शन है किराना, इटावा, लखनऊ या फिर बनारस। सो करेक्ट आंसर इज बनारस घराने से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सुप्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित राजन सिंह का कोरोना संक्रमण के चलते 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह संगीत के बनारस घराने से संबंधित थे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस थे इस टेस्ट में। टेस्ट नंबर कौन सा है? 60। भाई 60 टेस्ट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो अगर आप लगा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। पीडीएफ की नीड है तो वैसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक दिया होता है, तो वहाँ पर आप विजिट कीजिए तो आपको पूरे कोर्स की जानकारी मिल जाएगी कि हमारे कौन से कोर्स चल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स वगैरह चल रहा है या फिर सारे ही जितने हैं। मैं यहाँ तो आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अगर वहाँ नहीं जाना है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, तो पीडीएफ के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक्चुअली वो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ही मिलेगी पीडीएफ, है ना, तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो ठीक है, बाकी इस टाइम पर बिकॉज ऑफ कोविड हमने 25% ऑफ कर रखा है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो ले सकते हैं एडमिशन उसमें। सो ठीक है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ खास बताने के लिए। बाकी जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी सीरीज़ चली रही है, उसमें 10-12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। वनडे एग्ज़ाम्स के लिए टॉपिक वाइज सीरीज़ है वो भी चली रही है, उसमें भी 8-10 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और दूसरों का। बाय बाय, टेक केयर।